थर्ड सेक्शन, रीड द हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से यहाँ एक फ्रेज लिया गया है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज गॉट ऑन पापाज नर्व्स और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ। अब गेटिंग ऑन समवंस नर्व दैट मीन्स किसी को परेशान कर देना, बहुत ज़्यादा बॉदरसम कर देना। फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ हिंदी में बोलते हैं अधमरा कर देना, किसी को डरा डरा कर अधमरा कर देना। सो दिस इज इंग्लिश वर्जन ऑफ दैट कि फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ in the house. The highlighted expressions are called idioms. इन्हें idioms कहते हैं। जैसे हम हिंदी में मुहावरे यूज करते हैं, इन्हें इंग्लिश में idioms कहते हैं। Idiom is a phrase और expression, idiom एक phrase हो सकता है, that has a meaning different from the literal meaning of the individual words. अब इस phrase का meaning वो नहीं होता जो इसके words का literal meaning होता है। जैसे कि फ्राइटनिंग समवन हाफ टू डेथ, किसी को डराकर अधमरा कर देना, इसका मतलब ऐसा लिटरली तो नहीं होता है, दैट मीन्स किसी को बहुत ज़्यादा डरा देना। तो ये वर्डली मीनिंग इसका कुछ और है, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस कुछ और है। तो ऐसे फ्रेजेस, ऐसे इडियम्स हम बहुत यूज़ करते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये एक स्पेशल सेइंग होती है जिसे लोग एक खास तरीके से समझते हैं, और ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वहाँ आप अलग तरह के मुहावरे यूज़ करते होगे अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन अगर आप दिल्ली से कहीं दूसरी जगह जाते हो जहाँ पर हिंदी ही बोलते होंगे, लेकिन हो सकता है वहाँ पर ये मुहावरा उस तरह से यूज़ ना होता हो, तो इस पर रीजनलिटी का भी फ़र्क पड़ता है। नाउ अब ये इडियम हमें यूज करने हैं, इनका मीनिंग जैसे कि फर्स्ट वन है लीविंग द कोस्ट क्लियर, दैट मीन्स रास्ता साफ कर देना। किसी के रास्ते में अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को हटा देना, तो ये होता है लीविंग द कोस्ट क्लियर। गेट ऑन आवर नर्व्स, दैट मीन्स परेशान कर देना। फेल ओवर आवर सेल्फ, अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाना। अब इसका वर्डली मीनिंग है फेल ओवर आवर सेल्फ मीन्स अपने ऊपर गिर जाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई अपने ऊपर नहीं गिरता है। फ्राइटन मी हाफ टू डेथ, तो डराकर अधमरा कर देना। गेट अ शेलिंग, डांट पड़ना। नाउ फर्स्ट इज शेखर न्यू ही वुड गेट अ शेलिंग फॉर ब्रेकिंग हिज मदर्स फेवरेट फ्लावर वेस। शेखर को पता था कि अपनी माँ का फेवरेट फ्लावर वेस तोड़ने के लिए उसको बहुत डांट पड़ेगी। सेकंड है वी फेल ओवर आवर सेल्फ trying to help the injured dog and get it to the vet as quickly as possible. That means हम जितना हो सकते थे हमने उतना किया injured dog को डॉक्टर तक ले जाने के लिए जितना जल्दी हो सके। थर्ड इज फैजी डिस्ट्रैक्टेड कंचन, फैजी ने कंचन को डिस्ट्रैक्ट किया, उसका ध्यान हटाया। लीविंग द कोस्ट क्लियर, जैसे कि रास्ता साफ हो जाए। फॉर अस टू गेट इनसाइड द रूम, हम रूम के अंदर घुस पाएं। टू प्रिपेयर द बर्थडे सरप्राइज, और उसके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर सकें। Fourth is the constant power fluctuations during meetings can get on our nerves. Fifth is when I am alone at home, any unexpected loud noise in the night can frighten me half to death. जब मैं घर पर अकेले होती हूँ उस टाइम पर कोई अनएक्सपेक्टेड अचानक से कुछ जोर का शोर आए रात में, तो वो मुझे डराकर अधमरा कर देता है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज दीज इडियम्स इन योर लैंग्वेज। Let's move on. अब आते हैं सेक्शन 4 पर। It was indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in our row houses. ये वो आदमी था जिसने हाल में हमारे घरों को साफ करना शुरू किया था। अब इस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं। एक तो उसने घरों के सामने सफाई करनी शुरू की है जो वो पहले ही कर चुका है, एंड इट वॉज इंडीड द फेलो, ये तो वो आदमी है। अब यहाँ पर पहले कौन सा एक्शन हुआ है? पहले जो एक्शन हुआ है जो ओल्डर पास्ट है वो है कि उसने स्वीपिंग शुरू की थी, और उसके बाद जब वो घर में आया है तो उसके बारे में बात हो रही है। तो एक ही सेंटेंस में रीसेंट पास्ट जो अभी हाल ही में हुआ है उसके बारे में बात हो रही है, और जो प्रीवियस पास्ट है जो ओल्डर पास्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। फर्स्ट इज अंडरलाइन द वर्ब्स इन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में कुछ वर्ब्स हैं जो सिंपल पास्ट दैट मीन्स रीसेंट पास्ट से ली गई हैं, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं या वॉज वर्ड से उसको रेफर करते हैं, और एक है पास्ट परफेक्ट टेंस दैट मीन्स जो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं विद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस में हमें मार्क करना है कि सिंपल पास्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कौन सा है। माँ हैड रश्ड, तो ये हैड रश्ड, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है।
इन टू सी वॉट द रैकेट वॉज ऑल अबाउट। अब रैकेट वॉज, तो वॉज भी सिंपल पास्ट में ही होता है, ये जस्ट पास्ट कंटिन्यूअस होता है। एंड फाउंड पापा स्टैंडिंग देयर, एंड फाउंड, तो फाउंड भी जो वर्ड है ये सिंपल पास्ट में आता है। सेकेंड इज आनंद हैड वेनिश्ड, अगेन आनंद हैड, अब हैड वर्ड है तो ये पास्ट परफेक्ट है, सो दिस इज पास्ट परफेक्ट। बाय दिस टाइम एंड रीअपियर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल्ड डाउन, अब ये हैड वर्ड है तो ये भी पापा हैड कूल्ड डाउन, दिस इज अ पास्ट परफेक्ट। बट रीअपियर्ड ओनली आफ्टर डिनर ये सिंपल पास्ट है। नाउ सेकेंड इज fill in the blanks with the simple past or past perfect form of the verbs given in the bracket। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ब्स दिए गए हैं, इनके सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स हमें यहाँ फिल इन करने हैं। फर्स्ट इज आफ्टर रोहन फिनिश्ड, आफ्टर रोहन फिनिश हिज होमवर्क, रोहन अपना होमवर्क खत्म कर चुका था, तो रोहन ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, तो आफ्टर रोहन हैड फिनिश्ड, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया क्योंकि इसमें हैड वर्ड है। ही डिसाइडेड टू गो फॉर वॉक, अब ये सिंपल पास्ट है, इसमें हैड नहीं है, तो जो काम पहले हो चुका है, जो ओल्डर पास्ट है वो हैड फिनिश्ड से आएगा, और जो सिंपल पास्ट है, जो रीसेंट पास्ट है, वो पास्ट के सिंपल फॉर्म से, सेकंड फॉर्म से आएगा, इसमें हैड नहीं लगेगा। ही हैड लेफ्ट द हाउस एंड रियलाइज्ड ही हैड फॉरगॉटन हिज कीज इनसाइड, अब इसमें देखो हैड लेफ्ट, वो घर छोड़ चुका था, एंड रियलाइज, और उसके बाद उसको रियलाइज हुआ, तो घर छोड़ चुकना पहले हो चुका है रियलाइजेशन से, और उससे भी पहले क्या हुआ है, ही हैड फॉरगॉटन हिज कीज इनसाइड, सो दिस इज नंबर 1 इवेंट, तो ये पास्ट परफेक्ट है। दिस इज नंबर 2 इवेंट, ये पास्ट परफेक्ट है, और जो लास्ट में है वो सिंपल पास्ट है, तो मोस्ट रिसेंट इज सिंपल पास्ट। Second is, by the time we reached the station, the train had already left. जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी। We waited for the next one to arrive, और हमने अगली ट्रेन का वेट किया। Now let's move on to third. Combine the pairs of sentences. Sentences के पेयर हमको कंबाइन करना है using the time expressions. हमें टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है कॉलम 2 में, which is before, after, by the time and when. फर्स्ट एक्शन ओल्ड एक्शंस में दिया गया है जो कि हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, और न्यू एक्शन जो कि रीसेंट पास्ट है हमें सिंपल पास्ट में दिया गया है। एग्जाम्पल दिया गया है हमें रीराइट किस तरह से करना है, जैसे कि रोहन पैक्ड हिज सूटकेस, और सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, तो यहाँ पर बिफोर आएगा टाइम एक्सप्रेशन, तो रोहन ने सूटकेस पैक किया एयरपोर्ट निकलने से पहले, और जो ओल्डर एक्शन है उसको हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए सेंटेंस है रोहन हैड पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड, वी स्टार्टेड वर्क ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, सो यहाँ पर ये बिफोर से ही कनेक्ट होगा। वी स्टार्टेड वर्क, हमने पहले काम शुरू कर दिया था उसके आने से पहले। वी हैड स्टार्टेड वर्क बिफोर ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, तो ये एच स्मॉल हो जाएगा। थर्ड इज दे सेट अप द टेंट्स, अब ये ओल्डर एक्शन है तो ये हो जाएगा दे हैड सेट अप द टेंट्स बाय द टाइम द अदर्स ब्रॉट फूड एंड मेडिसन, उन्होंने टेंट लगा लिए थे जब तक कि दूसरे लोग फूड और मेडिसन लेकर के आए। फोर्थ इज द स्टूडेंट्स बिकेम क्वाइट, so it will be the students had become quiet when they heard the teacher coming, जब स्टूडेंट्स ने टीचर को आते हुए सुना तो वो एकदम चुप हो गए। लास्ट है द विलेजर्स लेफ्ट द विलेज बिफोर, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, द विलेजर्स हैड लेफ्ट द विलेज बिफोर द फ्लड सबमर्ज द एंटायर एरिया। लेट्स मूव अहेड। ये एक ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट को सुनने के बाद हमें इसके आगे एक्सरसाइज दी गई है वो कंप्लीट करनी है। अनीता, हाय टोबी, डू यू मिस योर प्लैनेट, क्या तुम अपना प्लैनेट मिस करते हो? टोबी सेज वेरी मच अनीता, हाँ अनीता बहुत ज़्यादा। आई मिस माई पीपल एंड होम, मैं अपना घर और अपने लोगों को मिस करता हूँ। अनीता सेज ओह आई विश आई कुड डू समथिंग अबाउट इट, काश मैं इसमें कुछ कर पाती, बट आई एम हैप्पी टू हैव यू एज माई फ्रेंड, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो और मैं इससे खुश हूँ। टोबी सेज थैंक यू अनीता। अनीता कहती है कुड यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ और बता सकते हो? टोबी सेज वाई नॉट, क्यों नहीं? वॉट डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? अनीता सेज वॉट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? टोबी सेज वेल
वी मार्शियंस डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, हम मार्शियंस कुछ नहीं खाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है खाने की। मार्शियंस जो मार्स से आया है उसको मार्शियन कहा गया है। वी गेट आर एनर्जी फ्रॉम द सन, हमें अपने लिए एनर्जी सन से मिल जाती है। अनीता सेज ओह डोंट यू एवर फील लाइक हैविंग आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि आइसक्रीम और चॉकलेट खाऊं? आई कैंट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट दैम, मैं इनके बिना सोच भी नहीं सकती कि कैसे रहा जाता है। टोबी सेज नो, ऐसा नहीं है, वी आर मेड ऑफ डिफरेंट स्टफ, हम अलग तरह से बने हुए हैं। अनीता सेज ओके टेल मी वन थिंग, एक बात बताओ, हाउ आर यू एबल टू सी विद ओनली वन आई, तुम केवल एक आंख से कैसे देख सकते हो? आई सी ओनली वन बिग आई इन द सेंटर ऑफ योर फेस, मुझे तुम्हारे फेस के बीच में एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है। टोबी सेज माई फ्रेंड वी मार्शियंस नीड ओनली वन आई टू सी क्लियरली, हम मार्शियंस को केवल एक ही आंख की ज़रूरत है देखने के लिए। इन फैक्ट आई कैन सी इवन विद माई आई क्लोज, यहाँ तक कि मैं अपनी आंख बंद करके भी देख सकता हूँ। आई कैन सी बियॉन्ड माउंटेन्स एंड क्लाउड्स वुड एंड इवन मेटल्स, मैं पहाड़, बादल, लकड़ी, यहाँ तक कि मेटल के भी आर पार देख सकता हूँ। आई कैन सी दैट यू आर कैरिंग अ टॉय इन योर पॉकेट, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पॉकेट में एक टॉय है। इट्स अ ब्लू एरोप्लेन, ये एक ब्लू कलर का एयरप्लेन है। इजंट इट, क्या ये ठीक है? एंड यस, और हाँ, दैट एप्पल यू जस्ट हैड फॉर ब्रेकफास्ट, जो एप्पल तुमने ब्रेकफास्ट में खाया है, इज गोइंग राउंड एंड राउंड इन योर स्टमक राइट नाउ, वो अब तुम्हारे पेट में गोल गोल घूम रहा है। अनीता गैस्प्स इन डिसबिलीफ, अनीता को यकीन नहीं होता और वो इस तरह से गैस्प करती है, जोर से सांस लेती है और कहती है ओ माई गुडनेस। तो ये था ट्रांसक्रिप्ट। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। एज यू लिसन चूज द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम 1 to 5, हमें ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं है ये बताना है। फर्स्ट इज टोबी मिसेज हिज स्कूल, टोबी अपना स्कूल मिस करता है, तो दैट्स फॉल्स, टोबी स्कूल को मिस नहीं करता है। सेकंड इज अनीता एक्सेप्ट्स टोबी एज हर फ्रेंड, अनीता टोबी को अपना फ्रेंड मानती है, तो यस दैट्स ट्रू। थर्ड इज अनीता आस्क्स टोबी अबाउट वन ऑफ हिज फेशियल फीचर्स, अनीता टोबी से उसके फेशियल फीचर के बारे में पूछती है, दैट्स ट्रू, वो उससे उसकी आंख के बारे में पूछती है। फोर्थ इज टोबी टेल्स अनीता दैट शी हैड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, टोबी अनीता से कहता है कि उसने ब्रेकफास्ट में बनाना खाया था, तो दैट्स फॉल्स, टोबी ने बोला था कि अनीता के पेट में एप्पल है। एंड फिफ्थ इज टोबी शेयर्स दैट ही कैन सी मच क्लियरर विद अ क्लोज्ड आई, टोबी कहता है कि वो बंद आंख से और ज़्यादा साफ देख सकता है, तो दैट्स फॉल्स, टोबी कहता है कि वो बंद आंख से देख सकता है लेकिन ज़्यादा साफ देख सकता है, ऐसा उसने नहीं कहा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट बेस्ड ऑन ट्रांसक्रिप्ट। लिसन टू द कॉन्वर्जेशन अगेन, अगर आपको लगता है तो आप उस स्टोरी को दोबारा से सुन लो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट वर्ड्स यू हियर, और जो एग्जैक्ट वर्ड स्टोरी में कहे गए हैं वो हमें यहाँ फिल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज टोबी आई मिस माई पीपल एंड होम, तो उसने पीपल वर्ड यूज किया था। सेकेंड इज टोबी वेल वी मार्शियंस डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, वी गेट आर एनर्जी फ्रॉम द सन, तो यहाँ पर एनर्जी वर्ड आ जाएगा। थर्ड इज अनीता डोंट यू एवर फील लाइक हैविंग आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, यहाँ पर चॉकलेट वर्ड मिसिंग है। फोर्थ इज अनीता सेज ओके टेल मी वन थिंग हाउ आर यू एबल टू सी विद ओनली वन आई, तो यहाँ पर वन वर्ड मिसिंग है। फिफ्थ इज टोबी सेज आई कैन सी बियॉन्ड माउंटेन्स एंड क्लाउड्स वुड्स एंड एन इवन मेटल्स, सो दीज आर योर वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। Let's speak. Read the following sentences from the text. Text से हमें ये sentence पढ़ना है. As usual, I had to be involved, though I would have preferred to finish my novel. We are old enough to look after ourselves, Ma, I said. Now, the word though is pronounced to rhyme with the word low. ये O-U-G-H. अब TH के साथ OUGH लगा है, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं दो। द वर्ड इनफ, अब इसमें EN के साथ OUGH एज अ सफिक्स है, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं इनफ, तो यहाँ पर ये अफ की आवाज़ है, तो दैट इज द साउंड दैट OUGH एड्स, जहाँ पर OUGH ऐड होगा तो अलग अलग तरह से वो सफिक्स में साउंड प्रोड्यूस करता है। किस तरह से, इन वर्ड्स को बोल करके आपको समझ में आएगा। जैसे कि BOUGH बो, DOUGH डो, THROUGH दिस इज थ्रू, COUGH कफ, अब यहाँ पर ये अफ ऐड हो रहा है। THOUGHT थॉट, ये ओट
ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पर OUGH से, लास्ट में टी है लेकिन OUGH से ओ का साउंड आ रहा है, तो थॉट, PLOUGH, दिस इज प्लाउ, फील्ड प्लाउ करना. सो इन इंग्लिश देर आर मैनी वर्ड्स एंडिंग विद OUGH विच आर प्रोनाउंस्ड वेरी डिफरेंटली. OUGH जिन वर्ड्स में सफिक्स की तरह ऐड होता है उन्हें अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है. ये आपने अभी देखा यहाँ पर कि कहीं पर ऊ साउंड आता है, कहीं पर अफ आता है, कहीं पर ओ, कहीं पर ओ और कहीं पर ऑ. नाउ दीज वर्ड्स यू कैन राइट डाउन कि किस वर्ड से किस तरह का आवाज़ आता है. जैसे कि ओ साउंड किस तरह से आ रहा है, थ्रू, THROUGH, दैट इज थ्रू. ऑफ, अब ये ऑफ साउंड है कफ का, COUGH, साउंड्स लाइक ओ, तो थॉट, थॉट में ये ओ का साउंड है. तो इस तरह से आप और वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ सेकंड सेक्शन इज रीड द स्टोरी गिवन बिलो अलाउड. ये स्टोरी यहाँ दी गई है, इसे पढ़ना है. चेक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विद द टीचर. इन स्पाइट ऑफ अ नैगिंग कफ, अब यहाँ पर OUGH इज सेइंग ऑफ. In spite of a nagging cough, the woman continued working in her farm right through. अब इसमें डबल ओ का साउंड आ रहा है, right through the rough, OUGH, यहाँ पर अफ साउंड आ रहा है, अफ weather. She filled up the trough, अब OUGH यहाँ पर फिर से अफ साउंड है. She filled up the trough with water for her cows and plowed, तो ये OW है, plow, the fields to plant the seeds. She then plucked some raw mangoes from a low bough of a mango tree to make a spicy chutney. Though the day had been tough, अब यहाँ पर ये ओ का साउंड दे रहा है और टफ में ये अफ का साउंड दे रहा है. She smiled peacefully as she had already prepared dough, ये OW है, and make enough, ओ ये अफ साउंड हो गया, enough rotis for dinner. इन स्पाइट ऑफ अ नैगिंग कफ, एक परेशान कर देने वाले कफ के बावजूद, द वुमेन कंटिन्यूड वर्किंग इन हर फार्म, लेडी ने अपने फार्म में काम करना जारी रखा. राइट थ्रू द रफ वेदर, इतने खराब मौसम के बावजूद. शी फिल्ड अप द ट्रफ विद वाटर, उसने एक बड़े पॉट को, ट्रफ होता है जो ड्रम होता है, उसने उसे पानी से भर दिया. फॉर हर काउज, अपनी गायों के लिए. एंड प्लाउड द फील्ड्स टू प्लांट द सीड्स, और बीज बोने के लिए उसने खेत को जोता. शी देन प्लक्ड सम रॉ मैंगोज, फिर उसने कुछ कच्चे आम तोड़े. फ्रॉम अ लो बाउ ऑफ अ मैंगो ट्री, पेड़ की नीचे लटकी हुई टहनी से, बाव होता है पेड़ की टहनी. टू मेक अ स्पाइसी चटनी, जिससे वो एक स्पाइसी चटनी बना सके. दो द डे हैड बीन टफ, हालांकि ये दिन मुश्किल था. शी स्माइल्ड पीसफुली एज शी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर डो टू मेक इनफ रोटीज फॉर डिनर, लेकिन वो फिर भी शांति से मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी आटा गूंथ चुकी थी इतनी रोटियां बनाने के लिए जितनी उसे चाहिए थी. नाउ ट्राई सेइंग दिस टंग ट्विस्टर फास्ट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन क्लियरली. तो दिस इज योर फन एक्टिविटी. यू कैन practice speaking this tongue twister and have fun with your friends. The boy with the tough dough on the rose bough fell in the trough and caught a cuff. Next section है think about different vocations that you see around or you are currently studying. Vocation जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, तो ऐसे वोकेशनल कोर्सेज आपके आसपास कौन कौन से हैं, आप किस किस प्रोफेशन में लोगों को देखते हो, उनके बारे में आप जानने की कोशिश करो. जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, शेफ़, नर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर, ये 5 यहाँ पर दिए गए हैं. और अगर आपको अपने आसपास और भी लोग दिखते हैं जो अलग तरह के वोकेशनल या स्किल बेस्ड कोर्सेज में लगे हैं या स्किल बेस्ड जॉब्स करते हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. नाउ चूज़ अ वोकेशन. अब आप अपनी पसंद से एक वोकेशनल कोर्स चूज़ करो. राइट अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ में आपको इंक्लूड करना है व्हाई यू लाइक दिस वोकेशन, ये वोकेशन आपको क्यों पसंद है. व्हाट ट्रेनिंग इज़ नीडेड, क्या ट्रेनिंग चाहिए. व्हाट टूल्स एंड इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, इस वोकेशनल कोर्स में, इस स्किल बेस्ड कोर्स में किन किन टूल्स की और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है. हु वुड योर को वर्कर्स बी, अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपके साथ जो काम करेंगे वो लोग क्या हो सकते हैं, किस जॉब में हो सकते हैं. हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, किस तरह से आपके प्रोफेशन में टीम वर्क काम करता है. हाउ यू वुड डील विद द कस्टमर्स, आपके पसंदीदा वोकेशनल कोर्स में आप कस्टमर्स के साथ किस तरह से डील करोगे. हाउ यू प्लान टू परस्यू इट विद अ सेंस ऑफ प्राइड, और आप अपने जॉब पर किस तरह से प्राउड हो सकते हो, ये सब आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, अ वोकेशन इज एन इलेक्ट्रीशियन इन्वॉल्व्स installing, maintaining and repairing electrical systems
in home, businesses and industrial settings. अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो क्या करता है, वो इंस्टॉल करता है, मेंटेन करता है, रिपेयर करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को घरों में, बिजनेसेस में और फैक्ट्रीज में. टू बिकम एन इलेक्ट्रीशियन, एक इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए ए पर्सन नीड्स टू कंप्लीट हाई स्कूल और डिप्लोमा. पर्सन को हाई स्कूल होना चाहिए या फिर एक डिप्लोमा किया होना चाहिए. मोस्ट इलेक्ट्रीशियंस बिगिन देयर करियर्स बाय असिस्टिंग द प्रोफेशनल्स ऑलरेडी डूइंग वेल इन देयर एरिया ऑफ वर्क. अधिकतर इलेक्ट्रीशियन अपना करियर दूसरे प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियंस के साथ उनके असिस्टेंट की तरह से काम करके शुरू करते हैं. समटाइम्स इट में इंक्लूड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन. कभी कभी इसमें क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में सिखाया जाता है, कभी कभी इसमें इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग होती है विद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जिसमें कि आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, जिसमें आपके प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपको सुपरवाइज करते हैं, वो आपको सिखाते हैं. इलेक्ट्रीशियंस यूज अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट. इलेक्ट्रीशियन अलग अलग तरह के बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, सच एज वायर स्ट्रिपर्स, मल्टीमीटर्स, कॉन्ड्यूइट बैंडर्स, ड्रिल्स एंड स्क्रू ड्राइवर्स. को-वर्कर्स क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रीशियंस के? को-वर्कर्स में इंक्लूड अदर इलेक्ट्रीशियंस, असिस्टेंट्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स. इलेक्ट्रीशियन के को-वर्कर दूसरे इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, उसके जूनियर असिस्टेंट्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं. डीलिंग विद कस्टमर्स रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. कस्टमर से किस तरह से डील करना है, इसके लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए. प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए. आप जिस टाइम पर प्रॉमिस करो उस टाइम पर आपको जगह पर पहुंचना चाहिए. जितना टाइम आप मांगो मेंटेनेंस के लिए जस्टिफेबल होना चाहिए, उतने टाइम में मेंटेनेंस कंप्लीट होना चाहिए. तो ये है प्रोफेशनलिज्म. एंड द एबिलिटी टू एक्सप्लेन टेक्निकल इश्यूज इन अ क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल मैनर. और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कस्टमर को आप अच्छी तरह से प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर सकते हो. An electrician should take pride on his work. इलेक्ट्रीशियन को अपने काम पर प्राउड होना चाहिए, as it is essential to modern life, solving real world problems, ensuring safety and contributing to the comfort and functionality of people's home and workplaces. इलेक्ट्रीशियन को अपने काम पर किस लिए प्राइड लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आज की जो लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम अक्सर मशीनों से घिरे रहते हैं और इनको ठीक करने के लिए हमें इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है. इलेक्ट्रिकल फिटिंग किस तरह से होनी है, लोगों की सेफ्टी किस तरह से होनी है, जो वायर, इलेक्ट्रिक वायर से लोगों को सेफ रखना है, इलेक्ट्रिक करंट से लोगों को सेफ रखना है, तो वो सेफ्टी इंश्योर करना इलेक्ट्रीशियन का काम है. लोगों को इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स से बचाना इलेक्ट्रीशियन का काम है और इससे लोगों के घर और लोगों के बिजनेसेस अच्छे से चल पाते हैं. तो इस तरह से आप एक राइटअप तैयार कर सकते हो बाकी किसी वोकेशनल कोर्स के लिए. नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन है इस एक्सरसाइज का. लेट्स एक्सप्लोर. क्रिएटिविटी इज थिंकिंग न्यू थिंग्स. क्रिएटिविटी क्या होता है? जब आप कुछ नया सोचते हो. और इनोवेशन क्या होता है? जब आप कुछ नया करते हो. इन्वेंशन क्या हो गया? देखो, क्रिएटिविटी हो गया अलग तरीके से सोचना, कुछ नया सोचना. इनोवेशन हो गया कुछ नया करना. और इन्वेंशन हो गया एक ऐसी चीज़ बना देना जिससे लोगों के काम करने का तरीका बदल जाए, वो नई चीज़ पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर दे और लोगों के लिए कंफर्टेबल हो. ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली वेरी क्यूरियस एंड क्रिएटिव. ह्यूमन बींग्स, हम लोग नेचुरली ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं. हमें जानने की इच्छा होती है, हम क्रिएटिव हैं, हम नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं और इसी वजह से साइंस और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन होती हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैनी फेमस इन्वेंशंस. आपने खुद नई नई इन्वेंशंस के बारे में सुना होगा. सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो. इनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं. यू मे लुक फॉर द नेम्स ऑफ मोर सच इंडियन इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशन. आप इस तरह से एक रिसर्च कर सकते हो कि इंडियन इन्वेंटर्स ने क्या क्या इनोवेशंस की हैं. नंबर 1 इज गिवन सुश्रुत. सुश्रुत ने एक बुक लिखी है विच इज नोन एज सुश्रुत संहिता. हु वॉज सुश्रुत? सुश्रुत वॉज अ पायनियर फिगर इन मेडिकल साइंस. हिज इनोवेशंस इन अ सर्जरी पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न सर्जरी. सुश्रुत जो कि 6th सेंचुरी BC में थे, जो अब से हज़ारों साल पहले था, उस टाइम पर सुश्रुत ने मॉडर्न साइंस के लिए सर्जरी किस तरह से की जाती है वो इन्वेंशन कर दिया था और उसी को रिफाइन करते करते हम आज की डेट में इतने अच्छे सर्जरीज कर पाते हैं. तो सुश्रुत वॉज द पायनियर ऑफ मेडिकल साइंस. Second is Dr. Janki Ammal was a brilliant woman scientist of India who made a significant contribution to the field of cytogenetics. Dr. Janki Ammal ने cytogenetics के field में काम किया है. Then next is our beloved President Dr. APJ Abdul Kalam. Under his directorship, ISRO
launched the satellite Rohini in near Earth orbit with India's first satellite launch vehicle in 1980, which was known as SLV-3. उनके गाइडेंस में, उनके डायरेक्टरशिप में इसरो ने रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया था 1980 में और इसके लिए SLV-3 का यूज़ किया गया था एज अ व्हीकल। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कैपनी, जिनको कि पद्म विभूषण मिला है, इज नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। उन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का फादर कहा जाता है। ही प्लेड अ पिवटल रोल इन इन्वेंटिंग फाइबर ऑप्टिक्स। उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है फाइबर ऑप्टिक्स में। ही वॉज नेम्ड वन ऑफ द 7 अनसंग हीरोज ऑफ द 20th सेंचुरी फॉर हिज इन्वेंशन। उनके इस फाइबर ऑप्टिक्स के इन्वेंशन के लिए उन्हें 20th सेंचुरी के अनसंग हीरोज में काउंट किया जाता है, जो कि केवल 7 है। ये है एंड ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज चैप्टर का। इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे।